जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया के आधुनिकतम 2 लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, जिनमें से एक तो है रशिया के द्वारा बनाया हुआ ऐसा एक लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे दुनिया के सबसे हैवीली आर्म्ड लाइट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट को ही काउंटर करने के लिए यूरोप के एक देश के द्वारा बनाया हुआ हल्के वजन के एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारी भरकम फाइटर एयरक्राफ्टों को भी मात देने में सक्षम है। तो डिटेल में इन दोनों एयरक्राफ्टों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जो पहला एयरक्राफ्ट है, मतलब रशियन मेड जो लाइट एयरक्राफ्ट है, वो असल में YAK-130 है। बेसिकली इसे तो रशिया की तरफ से एक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन ये कई सारे रोल को निभा सकता है। सोवियत यूनियन के जमाने के टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए रशिया के द्वारा इसे एक कॉस्ट एफिशिएंट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया, और इसका ये कॉस्ट एफिशिएंट होना ही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव गुण है। दोस्तों इस वजह से इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के द्वारा खरीदा भी जा रहा है, जिनमें अल्जीरिया से शुरू करके बांग्लादेश, बेलारूस, लाओस, म्यांमार, सीरिया और वियतनाम जैसे देश शामिल है। दोस्तों इसका जो ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है, इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के अलावा कैरियर बेस्ड फाइटर रूप में भी किया जा सकता है, जबकि ये रिकॉनेशन और स्ट्राइक रोल में भी इस्तेमाल हो सकता है। इवन रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के बेस पे कुछ अन्य मॉडलों का भी निर्माण किया जा चुका है, जैसे कि YAK-131 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, जो कि रशियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले सुखोई 25 को रिप्लेस करेगा, जबकि YAK-133 लाइट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और YAK-133IB फाइटर बॉम्बर। इसके अलावा इसके YAK-133PP रिकॉनेशन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्लेटफॉर्म जैसे वेरिएंट भी शामिल है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के इतिहास को भी देखें तो ये काफी ज्यादा रोमांचक है। 1990 के दशक में सोवियत यूनियन को महसूस हुआ कि पुराने हो चुके चेकमेट एरो L-29 और एरो L-39 जैसे जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना है। इसके लिए सोवियत यूनियन की तरफ से जब प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका के 5 डिजाइन ब्यूरो की तरफ से अपना अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्टों के मॉडल को तब के गवर्नमेंट के सामने रखा गया। इनमें से एक था YAK-UTS और एक था MiG-80। इन दोनों एयरक्राफ्ट के डिजाइन को फाइनलाइज किया गया और YAK-ATS एयरक्राफ्ट का डिजाइन का काम 1991 में शुरू किया गया। 1993 होते होते डिजाइन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन तब तक सोवियत यूनियन बिखर चुका था। ऐसे मौके में कंपनी द्वारा एक फॉरेन पार्टनर का इंतजार किया जा रहा था, ताकि कंपनी अपने डिजाइन को एक हकीकत का रूप दे सके। दोस्तों बेसिक प्लान के तहत सोवियत यूनियन द्वारा ऐसे 1000 से अधिक ट्रेनर एयरक्राफ्टों को परचेस करना था, लेकिन आखिरकार रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन को फिर से एक बार जिंदा किया गया और इसे YAK-30 का रूप दिया गया। 2002 में तब के रशियन कमांडर इन चीफ द्वारा YAK-30 और MiG-80 के प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा किया गया, लेकिन YAK-30 एयरक्राफ्ट के डुअल पर्पज रोल को देखते हुए इसे ही फाइनलाइज किया गया और आखिरकार इसे हकीकत की शक्ल देने के लिए आगे बढ़ाया जाने लगा। दोस्तों 2010 से इन एयरक्राफ्टों को सर्विस में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया गया और अब तक रशिया द्वारा ऐसा 177 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों इसके जो कॉम्बैट वेरिएंट है, इसमें करीबन 9 हार्ड पॉइंट है, जिसमें अलग अलग तरीके के रशियन मेड हथियारों को लगाया जा सकता है। एयरक्राफ्टों के रोल को देखते हुए इसे एक 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से कम भी नहीं है। इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर रशियन MiG-29 के आसपास के एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पास कई तरीके का हथियारों को लॉन्च करने का क्षमता है। इसका जो 9 हार्ड पॉइंट है, इनमें रशियन मेड R-73 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और KH-25ML लेजर गाइडेड मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जबकि इसके अलावा KAV-500KR गाइडेड बॉम्ब को भी इसमें लगाया जा सकता है। और कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि इसके आर्मामेंट सूट में अन्य कई तरीके के हथियारों को भी सुटेबली लगाए जाने का ऑप्शन है। फिलहाल इस तरीके के ट्रेनर एयरक्राफ्टों में इतना भारी भरकम हथियार तैनात करने का क्षमता दुनिया का किसी भी और ट्रेनर एयरक्राफ्ट में नहीं है, और इसी वजह से इसे सबसे हल्के लेकिन सबसे दमदार फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ रशिया के भारी भरकम फाइटर एयरक्राफ्टों को मात देने के लिए यूरोप में भी एक लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है, जिसे एक तरीके से रशिया के सुखोई किलर भी कहा जाता है। दोस्तों ये फाइटर एयरक्राफ्ट यूरोप के देश स्वीडन के कंपनी साब ग्रुप के तरफ से बनाया हुआ JS-39 ग्राइफिन है। दोस्तों ग्राइफिन एक 4th जनरेशन के सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ ये बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में कीमत में इतना कम है कि इसे एक सस्ता तरीन लेकिन आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। दोस्तों स्वीडन की तरफ से ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को देख के ही किया गया है, जबकि इस एयरक्राफ्ट के कई सारे वर्जन अब तक दुनिया के सामने आ चुका है, जबकि इसका सबसे आधुनिक वर्जन जिसके ऊपर स्वीडन फिलहाल काम कर रहा है वो है ग्राइफिन NG। दोस्तों स्वीडिश एयरफोर्स के अलावा इन एयरक्राफ्टों को ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चेक रिपब्लिक, हंगरी और थाईलैंड जैसे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्वीडिश कंपनी साफ का ये भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों के फ्यूचर वर्जन के ऊपर कई सारे अन्य देश भी इंटरेस्टेड है।
दोस्तों 1970s में स्वीडन के द्वारा अपने पुराने हो चुके फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए एक आधुनिक और नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को आगे लाया गया, जबकि इसके ऊपर काम 80s में शुरू हो सका और 88 में एयरक्राफ्ट ने पहला उड़ान भरा। 1996 में साफ कंपनी की तरफ से बनाया हुआ इन एयरक्राफ्टों को स्वीडन के एयरफोर्स में ऑपरेशनली शामिल किया गया। पर दोस्तों 1996 में स्वीडिश एयरफोर्स में जिन एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया उनमें और अभी के एयरक्राफ्टों में काफी अंतर है। 2007 में JS-39 एयरक्राफ्टों को मेजर अपग्रेड किया गया और इसका नया संस्करण ग्राइफिन EF को दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के फिलहाल EF वर्जन सबसे आधुनिक वर्जन है, जबकि जो NG वर्जन के बारे में कहा जा रहा है ये फिलहाल एक कॉन्सेप्टेड वर्जन है और संभावित आने वाले समय में साफ ग्रुप की तरफ से इसे लेके भी आगे बढ़ा जाए। दोस्तों EF वर्जन में जो E वर्जन है वो असल में सिंगल सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि F वर्जन ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन है। चलिए दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। ग्राइफिन E एयरक्राफ्ट लंबाई में 15.2 मीटर और F एयरक्राफ्ट इससे थोड़ा आकार में बड़ा और लंबाई में 15.9 मीटर के आसपास है, जबकि दोनों एयरक्राफ्टों के बाकी हर एक फीचर सेम है। एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन करीबन 8.6 मीटर मतलब 28 फीट 3 इंच है, जबकि इसका हाइट 4.5 मीटर मतलब 14 फीट 9 इंच है। एयरक्राफ्ट के विंग एरिया करीबन 30 मीटर स्क्वायर मतलब 320 स्क्वायर फीट है, जबकि इसका एम्प्टी वेट करीब 8000 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 16500 किलोग्राम है। इसका इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी करीबन 3400 किलोग्राम का है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में एक जनरल इलेक्ट्रिक RM16 या फिर बोले तो F414 GE39E आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 61.83 किलो न्यूटन है, जबकि मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 98 किलो न्यूटन है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर पर आवर मतलब करीबन मार्क 2 या उससे थोड़ा अधिक है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है, जबकि इसका फेरी रेंज करीबन 4000 किलोमीटर है। एयरक्राफ्टों के सर्विस सीलिंग 1600 मीटर मतलब करीब 52,000 फीट है, जबकि ये एयरक्राफ्ट +9G से लेके -9G के दबाव को झेलते हुए मैन्यूवर कर सकता है। एयरक्राफ्ट के विंग लोड 283 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, जबकि थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.04 है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का और एक बेहतरीन और खास बात यह है कि कम से कम डिस्टेंस में ये टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, मतलब इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए कोई बड़ा एयरवेस का जरूरत नहीं है। छोटे से छोटे एयरवेस में भी इन एयरक्राफ्टों का तैनाती किया जा सकता है। इन एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 500 मीटर के रनवे का जरूरत पड़ता है, जबकि लैंड करने के लिए सिर्फ 600 मीटर का रनवे का जरूरत पड़ता है। हथियारों के मामले में भी स्वीडिश कंपनी साफ की तरफ से एयरक्राफ्टों को काफी दमदार बनाया गया है, जिनमें मेन गन के रूप में एक 27 मिलीमीटर के रिवॉल्वर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो 120 राउंड से लैस होता है, जबकि इसके अलावा इसमें 10 हार्ड पॉइंट है, जिनमें से 3 हार्ड पॉइंट फ्यूसलाज के नीचे और दोनों विंग के नीचे 2-2 हार्ड पॉइंट और विंग टिप पे 1-1 हार्ड पॉइंट है, जबकि इसके अलावा एक डेडिकेटेड हार्ड पॉइंट ऐसा भी है जिसमें रिकॉनेसेंस पोर्ट को लगाया जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के हथियारों का कैपेसिटी करीबन 5300 किलोग्राम है और हथियारों को देखें तो इसमें 4 रॉकेट पोर्ट लगाया जा सकता है, जिसमें 13.5 सेंटीमीटर के रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा मिसाइलों के वेरिएंट को देखें तो ग्राइफिन EF एयरक्राफ्टों में शॉर्ट रेंज मिसाइल के रूप में IRST M9 साइडवाइंडर A-डार्टर जैसे मिसाइल लगाया जा सकता है, जबकि बियॉन्ड विजुअल रेंज या मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में MBDA के मीटियोर M120 AMRAAM या फिर माइका जैसे मिसाइलों को लगाया जा सकता है। एयर टू ग्राउंड रूप में इसमें AGM-65 मार्विक मिसाइल या फिर KEPD 350 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल लगाया जा सकता है, जबकि एंटीशिप रोल में इसमें RVS-15F एंटीशिप मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें वेराइटीज ऑफ गाइडेड अनगाइडेड क्लस्टर बॉम्बों को लगाया जा सकता है, जबकि इसके अलावा मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयरक्राफ्टों के हार्ड पॉइंट में कई सारे अन्य इक्विपमेंटों को भी लगाया जा सकता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, डिजिटल जॉइंट रिकॉनेसेंस पोर्ट या लाइटनिंग टू टारगेटिंग पोर्ट शामिल है। एवियोनिक्स के मामले में इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम, वाइड एरिया डिस्प्ले, हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले और एडवांस नाइट विजन को इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर ग्राइफिन एयरक्राफ्ट को स्वीडन की तरफ से ऐसे बनाया गया है कि एक छोटे आकार के सिंगल इंजन लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद ये बड़े आकार के हैवी एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्टों को भी हवा में खाली चुनौती नहीं दे सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पे उसे शिकस्त भी दे सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।